अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का यूज़ जो है वो हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस में वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जब बोरोइंग या लैंडिंग की जाती है, ठीक है, तो उस वक़्त जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस सेक्शन का वो ये होगा कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और जो डिफरेंस है उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं और कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम देखें कि कैसे एनुअल कंपाउंडिंग को अंडरस्टैंड किया जा सकता है और एनुअल कंपाउंडिंग के मल्टीपल जो अ, कह लें कि फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग क्या होती है, और कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग के साथ जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एनुअल रेट में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में आप देखेंगे। अच्छा, तो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जो हैं व्हेन दे एक्चुअली एक्वायर लोन फैसिलिटी ये होती है, आप अगर आपका बिजनेस है और आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं और आप सप्लायर से कहते हैं कि अभी मैं राइट नाउ पैसे नहीं दे सकता, उस पर क्रेडिट पे परचेज करते हैं और आपको 30 दिन की लिमिट मिलती है और उसमें आपने पैसे पे करने हैं, अगर 30 दिन के बाद पे करेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास एज अ कंज्यूमर और बैंक की अगर आप क्रेडिट लिमिट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड की, अगर आप ड्यू डेट में 52 डेज में वो पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दैट मीन्स कि वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 100 रुपीज़ पे 5% आपको चार्ज होगा। पहले 100 रुपीज़ पे जो 5% चार्ज होगा उससे टोटल आपकी अमाउंट जो आपने बैंक को देनी है वो 105 रुपये बन जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपकी 100 रुपीज़ पे नहीं होगा, वो 105 पे होगा जो आपकी टोटल अमाउंट बन चुकी है। इस तरह इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट जो है वो आपको चार्ज होता जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। सो लोन फैसिलिटीज जितनी भी होती हैं उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और वो अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सो इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लेन हाउ दीज फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट, तो कैसे ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है इनको हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल फॉर इवन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट पीपल वुड टेक द मनी नाउ। बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप $500 जो हैं वो आज ले सकते हैं या फिर आज से 3 साल बाद ले सकते हैं। तो मोस्टली लोग आज लेना प्रेफर करेंगे। उसकी एक रीज़न ये है कि आज अगर आप $500 ले लेते हैं तो उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अगर एक अकाउंट है जिसपे मुझे $500 की ऑप्शन है कि आज मुझे मिल सकते हैं, जो उस अकाउंट में मैंने पैसे डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है उसके ऊपर जो $500 हैं वो आज मिल सकते हैं या आज से 3 साल बाद मिल सकते हैं। तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि मुझे आज मिल जाए। वाई? क्योंकि मैं 3 सालों में वो 500 कहीं इन्वेस्ट करके उस पर कमाई कर सकता हूँ, और अगर मैं 3 साल के बाद लूँगा तो ये 3 साल उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा कहीं भी। ठीक है ना, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी पैसा मिल जाए वो बेहतर है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर एक वैल्यू होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप आज अगर ₹500 की चीज़ें परचेज़ करेंगे तो 3 साल बाद 500 में उतनी चीज़ें नहीं आएँगी। तो लोग इसीलिए प्रेफ़र करते हैं कि आज वो पैसा उन्हें मिल जाए। ठीक है? तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, व्हिच ऑफ अल्टरनेटिव वुड यू एक्सेप्ट? मोस्ट पीपल वुड टेक द मनी नाउ पार्टली बिकॉज़ दे मे हैव एन इमीडिएट नीड फॉर इट। तो मोस्टली पीपल जो हैं वो अभी पैसा एक्वायर करेंगे क्योंकि हो सकता है उनकी कोई ज़रूरत हो। But also because they recognize that $500 is worth more today than in 3 years time। और ये भी है कि वो जो 500 है वो आज उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है 3 साल बाद से। इवन इफ वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप समझते हैं कि जो पैसे की वैल्यू में कमी आती है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इवन अगर हम इन्फ्लेशन की भी बात करें, राइट, तो इन्फ्लेशन की बात करें फिर भी आप ये देख लें कि इन्फ्लेशन जो है
उसको सामने रखते हुए भी ये इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर आपके $500 हैं और आज कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो 3 साल के बाद वो चीज़ जो है $500 से महंगी हो जाएगी। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। सो इवन इफ वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज स्टिल बेटर टू मेक द मनी नाउ सिंस इट कैन बी इन्वेस्टेड। मतलब आप अपने पैसे को आज इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड विल इंक्रीज इन वैल्यू, और उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं 3 साल की पीरियड में। इन ऑर्डर टू वर्क आउट दिस वैल्यू, अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू जो कि 3 साल के बाद होगी, उसको वर्कआउट करने के लिए वी नीड टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि किस रेट पे हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेट अस बिगिन बाय अज्यूमिंग दैट $500 इज इन्वेस्टेड। तो ये जो $500 हैं, ये हमारी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर 3 years एट 10%, 10% पे फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये 3 वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं समझना। ये 10% इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडेड होगा, यानी कंपाउंड होगा एनुअली। ठीक है। 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब ये है कि 10% इंटरेस्ट जो है वो साल में एक बार कंपाउंड होगा। ये याद रखना है आपने। What exactly do we mean 10% interest compounded annually? Well, at the end of each year, हर साल के आखिर में the interest is calculated and is added to the amount currently invested. जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है साल के आखिर में उस पर 10% चार्ज करके उसमें ऐड किया जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आपकी ओरिजिनल अमाउंट $500 है, then after 1 year the 10% interest of 500 would be like this. For example, 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 multiplied by आपकी जो इन्वेस्टमेंट है which is 500, तो आपके पास आ जाएगा 1/10 multiplied by 500 and that is equal to 50. So ये जो $50 हैं, ये ऐड हो जाएंगे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 550। सही है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 550 पे चली जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आपकी 550 पे जाती है, लेट्स से ओके, सो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में आपकी अमाउंट कहाँ पे चलेगी? 550 पे। अब यही अमाउंट अगर 550 की हम एक साल और इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? 550 आपकी इनिशियल अमाउंट होगी और 10% 1/10 जो कि 10/100 1/10 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपके पास डॉलर अमाउंट आएगी उसको 550 में ऐड कर देंगे, तो दूसरे साल के आखिर में फिर आपकी अमाउंट जो है वो उतनी इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरे साल के आखिर में आपको $50 इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, $55 इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में आपके पास $550 थे। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस टू दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर? Is the interest also 50? This would actually be the case with simple interest. तो हमारे पास दो डिफरेंट केसेस हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है $500। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 500, इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है हर साल। इस पर 10% अगर लें तो वो बनेगा $50, राइट। तो हर साल आपको कितने डॉलर्स ऐड होंगे? $50। 550, उसके बाद अगले साल $50, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 600। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का केस। अब दूसरी तरफ है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का केस, जिसमें पहले साल आपको 500 पे 10% इंटरेस्ट मिला, $50 आपके पास आए, वो आपने 500 में ऐड की तो आपकी अमाउंट होगी 550। अब अगले साल 550 पे 10% जो है वो कंपाउंडिंग होगी। तो आपकी कंपाउंडिंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हर साल के शुरू में डिफरेंट होती है, उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट एडेड होता है। तो अब 550 का 10% जो है वो कितना होगा? वो 55 होगा। तो 550 प्लस 55 इज इक्वल टू 605। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो आपके पास दूसरे साल के आखिर में $600 होना चाहिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाए तो दूसरे साल के आखिर में $605 होने चाहिए। So nearly all financial investment use compounded rather than simple interest. तो रियल लाइफ में कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही इस्तेमाल होता है, कंपाउंडिंग का ही जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल होता है। बिकॉज इन्वेस्टर नीड टू बी रिवॉर्डेड फॉर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट पेमेंट आउट ऑफ द फंड ईच ईयर। तो इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट जो है वो
नहीं लेते, और जब वो इंटरेस्ट नहीं लेते, निकालते नहीं है इन्वेस्टमेंट में से, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलता है, 500 प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलता है, और उसके अलावा आपको बाकी अमाउंट जो होती है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए आपका ओवरऑल जो पेमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो अंडर एनुअल कंपाउंडिंग, the interest obtained at the end of the second year is 10% of the amount invested at the start of that year. तो कंपाउंडिंग में सेकेंड ईयर के एंड पे भी 10% इंटरेस्ट पड़ेगा, जो कि सिर्फ 500 ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं होगा, बट ऑल्सो द $50 ऑलरेडी रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल का जो $50 का इंटरेस्ट होगा उस पर भी इंटरेस्ट पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी $500, इस पे आपको 10% इंटरेस्ट पड़ा, तो वो हो गया 50। अब टोटल अमाउंट जो आपने देनी है या आपने रिसीव करनी है वो कितनी होगी, 550। तो सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट पड़ेगा तो सेकेंड ईयर में 500 पे भी इंटरेस्ट पड़ेगा, विच इज़ 50, और इस एडिशनल 50 जो इंटरेस्ट अर्न किया है उस पर भी इंटरेस्ट पड़ेगा, जो कि है 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 605 सेकेंड ईयर के एंड पे। इसी तरह सो ऑन, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पे इंटरेस्ट जो है वो पड़ता रहेगा जब तक कि फाइनल ट्रांजैक्शन जो है वो की नहीं जाती। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा है एक्सक्यूज मी। इस टेबल में आपको बताया गया है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे और थर्ड ईयर के एंड पे आपकी इंटरेस्ट की सिचुएशन क्या है। तो फर्स्ट ईयर में आपको $50 इंटरेस्ट मिला, आपकी अमाउंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 550, 500 से बढ़ के 550 पे चलेगी। अगले साल इंटरेस्ट मिला 500 पे और 50 पे भी, वो $55 मिला, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी होगी, 605। उससे अगले साल 500 पे भी इंटरेस्ट मिला और 2 सालों के इंटरेस्ट पे भी, 50 पहले साल वाला, 55 दूसरे साल वाला, उन पे भी इंटरेस्ट मिला, तो आपकी टोटल अमाउंट बढ़ के कितनी होगी, 665 या 50। सो इस टेक्निक में हम हर एक साल का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में भी, और फिर उसके साथ जो उस साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक लेबोरियस सी टेक्निक है, मतलब इसमें काफ़ी लेबर वर्क इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन पिछले सेक्शन में हमने एक स्केल फैक्टर पढ़ा था, तो उसको यूज़ करके हम इस सारी कैलकुलेशन को एक फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हमें इन चीज़ों का पता हो तो हम फार्मूला जो है उसको यूज़ करके तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको इजीली जो है वो कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो स्केल फैक्टर कैसे बनाएंगे, स्केल फैक्टर जैसे पहले बनाते थे, वन हमारे पास कह लें प्रिंसिपल अमाउंट को कंसिडर करते हैं। वन मीन्स 100%, कि 100% आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें एडिशन कितना हो रहा है, प्लस आपका 10% इंटरेस्ट था, तो 10% का मतलब है 10/100, तो 0.1। ठीक है, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें वो 0.1 बनता है, तो इतना एडिशन हो रहा है। तो आपके पास 100/100 प्लस 10/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। तो आपके पास ये स्केल फैक्टर आ गया। अब जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने स्केल फैक्टर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फाइनल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, पहले साल में आपका 500 प्रिंसिपल अमाउंट थी और स्केल फैक्टर कितना है, 1.1। 1 आपका 100 का फैक्टर जो कि अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट का है, और 0.1 उस पर 10% इंटरेस्ट। और 2 सालों की अगर कंसीडर करनी हो तो स्केल फैक्टर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरे साल के आखिर में आपके पास जो स्केल फैक्टर है वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 2 इयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखें अगर 3 सालों की अगर हमें करना हो तो 1 साल का स्केल फैक्टर और ऐड कर देंगे, तो तीसरे साल के आखिर पे हमारे पास पी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 50 साल का भी अगर करना हो तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द स्केल फैक्टर रेज़ टू पावर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 500। तो 500 को हमने 1.1 रेज़ टू पावर 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 665.50। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आप 500 एंटर करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, फिर ब्रैकेट्स 1.1 ब्रैकेट क्लोज,
और रेज टू पावर का एक बटन होगा, उसके बाद 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी, 665.50। तो तीसरे साल के आखिर में आपके पास इतनी अमाउंट होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। राइट, सो ये एक एग्जांपल थी जिसके थ्रू हमने ये देखा कि स्केल फैक्टर को भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसी को हम फॉर्मूला में देखते हैं, और फॉर्मूला में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला है जिसमें आपके पास एस है। अब एस क्या है? एस का मतलब ये है कि दिस इज योर सिंपल फैक्टर, सिंपल इंटरेस्ट रेट। ओके, whereas one is the scale factor plus the interest rate divided by 100, क्योंकि interest rate decimals में होगा, and whole raised to power n. Okay, so for example you have a principal amount और उसको आपने देखना है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो उसमें आप उसके स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर। Find the value in 4 years time. Now when you read the question, please read it carefully कि आपके पास जो वैल्यू है जो आपने फाइंड करनी है वो 4 सालों बाद करनी है। तो यू हैव अ टाइम ऑफ 4 years। तो हमारे पास n कितना होगा, 4 of 10,000, so P is 10,000 invested at 5%, so R is 5%। so हमारे पास n भी है, P भी है, R भी है, हम S कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चीज को जरूर देखना है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये कि इसकी सालाना फ्रीक्वेंसी 1 है, साल में एक बार ये कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n। सो यहाँ हमारे पास अगर हम S की फाइंड आउट मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो प्रिंसिपल वैल्यू इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 ओवर 100। 5 ओवर 100 क्या हो जाएगा, 0.05 रेज टू पावर 4, क्योंकि 4 साल के लिए ये कंपाउंडिंग होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 12,155.06 इतने डॉलर्स। ये 4 साल के बाद आपकी 10,000 की अमाउंट जो है कंपाउंड होके इतनी हो जाएगी। राइट, सो ये एक तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का। लेट्स सी कि आगे क्या कुछ है इसमें। The compounded interest formula derived previously involves 4 variables. There are R, N, P, and S variables. So if we know any 3 of these, we can use the formula to determine the remaining variable. तो अगर आपको इस फॉर्मूला में 3 कंपोनेंट्स का पता है तो आप चौथा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आपके पास देखें कि प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000, P गिवन है, 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, आपका इंटरेस्ट रेट R गिवन है। After how many years will the investment first exceed 2,50,000? तो कितने साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 2,50,000 से ज्यादा हो जाएगी, सालों में पूछा गया। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ये फ्यूचर वैल्यू आपकी 2,50,000। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट भी बताया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट भी बताई गई है, लेकिन एक चीज नहीं गिवन, हाउ मैनी ईयर्स। तो आपको सालों का नहीं पता कि हाउ मैनी ईयर्स would require this amount to reach more than 2,50,000। 25,000 12% पे कितने सालों में 2,50,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन अमाउंट और वो आप बैंक में रखना चाहते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट में ऐड करना चाहते हैं जहां से आपको 12% इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि $250,000 यानी कि 2,50,000 ये कितने देर में हो जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 ऐड करेंगे, 1 प्लस आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 100, दैट वुड बी 0.12 रेज टू पावर n। यहाँ पे n हमें नहीं मालूम। सो इक्वेशन में देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2,50,000 है और राइट हैंड साइड पे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 12 ओवर 100 रेज टू पावर n है। अब दोनों साइड पे हम अगर दोनों को 25,000 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास राइट साइड पे क्या रह जाएगा 1.12 रेज टू पावर n रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा 10। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो रह जाएगी अगर दोनों साइड्स को 25,000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब रेज टू पावर n के लिए हमारे पास दो काम है। एक तो ये कि हम n की जो वैल्यू है उसको गेस करते रहें जब तक 10 इज इक्वल टू 10 ना आ जाए। ठीक है,
वो हिट एंड ट्रायल मेथड होगा और वो बहुत लेंथी होगा। दूसरा काम ये है कि हम लॉग ले सकते हैं दोनों वैल्यूज का दोनों साइड पे। तो लॉग कैसे लेंगे? तो जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसकी पावर जो है एन लॉग वो नंबर हो जाता है, ठीक है। तो एन लॉग 1.12 हो जाएगा और दूसरी तरफ 10 का लॉग हो जाएगा। 10 का लॉग जो है वो 1 होता है, और जब आप 1.12 का लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आएगा 0.49218023, ठीक है। सो आप कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको कैलकुलेट करेंगे। सो n वुड बी इक्वल टू 1/0.49218023, तो आपके पास 20.3 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो आपकी जो बेसिकली अमाउंट थी 25,000 की, 25,000 की अमाउंट जो थी वो 20.3 ईयर्स, ठीक है। और अगर इसको हम एग्जैक्ट ईयर्स में लिखना चाहें तो 20 साल में ये अमाउंट जो है वो 2,50,000 पे नहीं पहुंचेगी, 20 साल से कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? 0.3, यानी कि उसमें कुछ महीने ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपने डिस्क्रीट वैल्यू देनी हो तो 21 ईयर्स कह सकते हैं कि 21 ईयर्स में द वैल्यू ऑफ $25,000 वुड बी मोर देन $250,000। और उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट होगी आखिर 21 सालों के बाद, क्योंकि फॉर्मूला में प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है, आपका स्केल फैक्टर 1.12 है, रेज टू पावर 21 कर लें तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी पता चल जाएगी, जो कि 2,70,000 एंड 96.21 है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so in this example we calculated the time taken for 25,000 to increase by a factor of 10. So हमारे पास जो 2,50,000 था वो अगर उसको 25,000 पे डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। सो हमारी जो अमाउंट है वो 10 फोल्ड इंक्रीज हुई है, 10 गुना इंक्रीज हुई है। इट कैन बी शोन दैट दिस टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड नॉट ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये सारी जो 10 फोल्ड इंक्रीज है ये इंटरेस्ट रेट की वजह से है। इसको देखने के लिए हम 10p s की जगह 10p यूज करेंगे, यानी कि 10 फोल्ड हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो उससे हमें पता क्या चलेगा? उससे हमें पता ये चलेगा कि जो प्रूफ था हमारा 20.3, सेम प्रूफ हमारे पास इस इक्वेशन से भी आएगा, ठीक है। दोनों तरफ p कैंसिल हो जाएगा, 10 वुड बी इक्वल टू 1.12 रेज टू पावर n। अगेन उसी इक्वेशन पे हम पहुंचेंगे और हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों मेथड्स को यूज करके आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो next up देखते हैं। You may have noticed that in all of the previous problems it is assumed that the interest is compounded annually. So अभी तक हमने ये assume किया है कि जो interest है वो annually compound होता है, मतलब साल में एक बार compound होता है। It is possible for interest to be added to the investment more frequently than this. मतलब कि ये बिल्कुल possible है कि interest जो है वो more frequently एक साल में कई बार ऐड हो रहा हो। एक साल में कई बार जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ $500 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। और ये ज्यूम करें कि आपने $500 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया 3 सालों के लिए 10% पे, ठीक है। 10%। अब मैंने जैसा कहा था कि जब भी आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होगा उसके सामने आपने ज़रूर देखना है कि डिटेल क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ये लिखा होता था ना, बट यहाँ पे एनुअली नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली। तो अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। वो कैसे चेंज हो गया है? नोट करें कि क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, 12 महीने होते हैं। तो आपके पास 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। दैट मीन्स कि साल में 4 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है। देयर आर 4 कंपाउंडिंग्स इन अ सिंगल ईयर। तो आपका कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि 10% जो है वो जब भी लिखा जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर 3 महीने के बाद 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि आपने 10 को 4 पे डिवाइड करना है कि 10% टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट है 10%, उसको क्वार्टरली कंपाउंड किया जा रहा है। तो क्वार्टरली कंपाउंड करने का मुराद ये है कि 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे आप 2.5% आफ्टर 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद 2.5% कंपाउंडिंग हो रही है। राइट, सो इसको हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखते हैं जी कि किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। सो आपके पास अमाउंट कितनी है? आपके पास अमाउंट है 500 प्रिंसिपल अमाउंट, और आपका स्केल फैक्टर कितना है?
2.52 को 2.5 को आप 1 में ऐड करेंगे तो 1.025 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहली कंपाउंडिंग देखें तो वो होगी पहले 3 महीनों के बाद। तो पहले 3 महीनों के बाद आपके पास ये जो फैक्टर है इसका टोटल आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा। फिर अगर आप 6 महीनों के बाद देखें तो आपकी 2 मरतबा कंपाउंडिंग होगी 6 महीनों के बाद, 3 महीने के बाद एक बार, उसके बाद 3 महीने के एक बार। तो आपके पास 500 मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर रेज टू पावर 2। यहाँ पे एनुअल नहीं हम देख रहे, एन की जगह ईयर्स नहीं है। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। वो ये है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट है डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय m। n जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके बाद जो m है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कि साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 500 है, और 1 प्लस आर कितना था हमारे पास आर था 10%, बट 10% को 4 पे डिवाइड किया क्योंकि 4 बार अकाउंटिंग कंपाउंडिंग हो रही है साल में। तो ये आपके पास आ गया 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 4 साल के लिए, सॉरी नॉट फॉर 4 ईयर्स, ओनली फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे हम इसको 1 ईयर कर लेते हैं। तो 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय हाउ मैनी, एक साल में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली, मतलब 4 दफ़ा। तो आपके पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 रेज टू पावर 4। तो ये आपके पास टोटल जो है वो आपकी कंपाउंडिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये नोट करने वाली है कि आपको कितने सालों की कंपाउंडिंग उसने बताई है। उसने कहा है कि इंस्टेड 3 ईयर्स, 3 सालों की। तो क्वार्टरली अगर 3 साल में कंपाउंडिंग हो तो आपके पास क्या कंपाउंडिंग बन जाती है जी, लेट्स सी। क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है मतलब साल में 4 बार हो रही है और 3 सालों के लिए हो रही है, तो टोटल 12 बार कंपाउंडिंग होगी। तो यहाँ पे देखें 500 तो उसने 12 टाइम्स स्केल फैक्टर को कंपाउंड करके 500 या जो कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई किया है। तो 4 साल के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी, 672.44, 44, राइट। सो अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, आप जो है एनुअल कंपाउंडिंग को यूज़ करते हुए जो उसकी बाकी फ्रीक्वेंसी है एनुअल के अलावा भी, आप उसको भी कंपाउंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आप 10 डॉलर जो हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं 12% पे। $10 आपने इन्वेस्ट किए 12% पे, और इंटरेस्ट पड़ा आपको 1 साल के लिए। लेकिन डिटर्मिन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और वीकली। तो अगर ये 12% कंपाउंडिंग एनुअली हो, साल में एक दफ़ा हो, या सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार हो, या क्वार्टरली साल में 4 बार हो, या मंथली यानी कि साल में 12 बार हो, या वीकली यानी कि साल में 52 टाइम्स हो, तो आखिर टोटल वैल्यू क्या होगी, आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एनुअली की बात करेंगे तो फॉर्मूला में एन की जगह एक ही आएगा। तो आपके पास एनुअली में क्या अमाउंट आ रही है, 11.20। So you can look here that you have $10 as the principal amount. Scale factor क्या है, 12% को आपने 1 में ऐड किया है, 1.12 हो गया रेज टू पावर 1, और आपके पास 1 साल के बाद अमाउंट कितनी है, $11.20। अब अगर ये सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो, मतलब 6 महीने के बाद एक बार कंपाउंड हो और फिर जो अमाउंट आए उस पर इंटरेस्ट पड़े अगले 6 महीने के लिए, तो आपके पास $10 आपके प्रिंसिपल अमाउंट है। 1.0606 क्यों क्यों हो गया, क्योंकि 12% तो आपकी एनुअल है ना, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6% आपकी सेमी एनुअल हो जाएगी। ठीक है, अगेन साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए एन हमने क्या यूज किया, 2। तो आपके पास साल के आखिर में $11.24 होंगे। एक बार कंपाउंडिंग हुई, साल के आखिर में $10 की क्या अमाउंट रहेगी, 11.20। फिर 2 बार कंपाउंडिंग हुई तो $10 किस में कन्वर्ट हो गए, 11.24। तो $0.04 का आपके पास यहाँ पे एडिशन आया है। तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतनी ही आपकी फाइनल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास $10 हैं, कहाँ पे $10 हैं जी, ये $10 हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट, और 3 बार यानी कि आपकी 4 महीने के बाद अगर कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि 4 बार साल में कंपाउंडिंग हो रही है, तो N4 हो जाएगा,
और 12 को आप 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 3% आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 11.26। अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो उससे भी ज़्यादा आएगा, 11.27। हाँ, यहाँ पे देखें कि मंथली और वीकली में आपको 11.27 ही नज़र आ रहा है, ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं। तो याद रखें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप और इंक्रीज भी करें तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसमें जो मार्जिनल चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह का आपको नज़र आएगा। लेट्स सी। तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का होगा जी आपके पास, कि शुरू में जैसे जैसे कंपाउंडिंग इंक्रीज होगी आपकी जो कर्व है फाइनल अमाउंट की वो इंक्रीज होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये कांस्टेंट की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास टाइम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपकी कंपाउंडिंग की, तो ये इंक्रीज तो होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये कांस्टेंट हो जाएगी। ऑलराइट, सो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को और फिर उसके अलावा मल्टीपल टाइम्स जो कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि साल में हर डे या हर मिनट भी कंपाउंडिंग हो रही हो तो फिर हमारे पास रिजल्ट मैक्सिमम अमाउंट क्या आ सकती है? $10 को अगर हम कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग पे इन्वेस्ट करें, कि मतलब सेकंड्स में या मिनट्स में कंपाउंडिंग होती जा रही है, तो फिर मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी? तो ये नोट करें, उसका ये फॉर्मूला है, एस इक्वल टू योर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट ई रेज टू पावर आर मल्टीप्लाइड बाय टी दैट डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे ई कांस्टेंट है, ई की वैल्यू ये है, ये 20 डेसिमल्स तक दी गई है, लेकिन आप इसको पहले 3 डेसिमल्स तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेटर में भी एक साइन होता है ई का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास 12% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं $10 को, और उस पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास 11.27 आएगा। अब ये नोटिस करें कि अगर आप इसको वीकली या मंथली भी इन्वेस्ट करते तो 12 11.25 27 ही होता। तो ये मैक्सिमम कंपाउंडिंग है कि अगर मंथली के अलावा 12 से ऊपर जितने मर्जी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हो, आपकी अमाउंट जो है वो 11.27 ही होगी, उसमें निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज आएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ कंपाउंडिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर। ये एक एग्जांपल और दी गई है जिसमें आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन इन फॉर्मूलाज में अगर आपको एक वेरिएबल, अगर फॉर्मूला में 4 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल नहीं गिवन, बाकी गिवन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आगे भी यही एग्जांपल है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है वो है एनुअल परसेंटेज रेट का, जिसे आप एपीआर कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो है वो आपको नॉमिनल रेट बताता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का कौन सा होता है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी मिल रहा है, डिटरमिन द एनुअल इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यही एनुअल परसेंटेज रेट है ऑफ अ डिपॉजिट अकाउंट दैट हैज अ नॉमिनल रेट ऑफ 6.6% कंपाउंडेड एनुअली। तो बैंक आपको बताता है कि 6.6% कंपाउंडेड मंथली। तो बैंक आपको नॉमिनल रेट हमेशा बताता है कि आपका जो डिपॉजिट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 6.6% कंपाउंडेड मंथली होगा। लेकिन इसका इफेक्टिव एनुअल रेट या फिर एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखें, एईआर जो कि आपका एनुअल इफेक्टिव रेट है इज द ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट which can be calculated using scale factors. Scale factor के बारे में हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है। If the account offers a return of 6.6% compounded monthly, then each month the interest is 6.6 divided by 12. So आप monthly अगर 6.6% जो है कंपाउंड कर रहे हैं तो 12 महीनों में टोटल कंपाउंडिंग कितनी होगी, वो एवरेज आउट हो जाएगी 12 महीनों पे, दैट वुड बी इक्वल टू 0.55%। अब ये जो 0.55% है ये आपका एनुअल रिटर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। इसको आप स्केल फैक्टर में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे,
1 में यानी कि 100% में ऐड करेंगे, 1 प्लस 0.55 डिवाइड बाय 100, तो इट वुड बी इक्वल टू 1.0055। तो ये आपका स्केल फैक्टर है जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद कंपाउंडिंग क्योंकि मंथली हो रही है तो सालाना के लिए आप 12 पे रेज़ टू पावर 12 करेंगे। सो आपके पास जो फाइनल स्केल फैक्टर आएगा 12 मंथ्स का वो 1.068 है। सो 1 प्लस 1.068 मल्टीप्लाइड योर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका एक्चुअल इफेक्टिव इंक्रीज होगा आपकी पेमेंट में। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस अमाउंट अकाउंट में 5 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया है और बैंक ने आपको कहा है कि 6.6% जो है वो आपको ऑफर हो रहा है बैंक की तरफ से मंथली, ठीक है, यानी कि 12 महीने तक ये इन्वेस्ट होगा। तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट किया है, पहले आपने एवरेज आउट किया 12 महीनों पे आपके इंटरेस्ट रेट को, उसके बाद उसको स्केल फैक्टर में कन्वर्ट करके 12 बार कंपाउंड किया, क्योंकि 12 महीने हैं आपके पास। तो अगर आप 5 लाख को अपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.068 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों अमाउंट्स डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो बैंक जो है वो आपको ये अमाउंट शो करेगा आपकी स्टेटमेंट पे, आप कहेंगे 6.6 से तो ये अमाउंट नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो नॉमिनल रेट है, और नॉमिनल रेट का मतलब ये होता है कि आपके जो रेट को बयान किया गया है उसको 12 पे एवरेज आउट नहीं किया है, 12 महीनों पे एवरेज आउट नहीं किया। तो लगता ये है कि ये बैंक आपको 6.6 बहुत अच्छी अमाउंट पे कर रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली वो स्केल आउट होके थोड़ी कम अमाउंट रह जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो एज बिजनेस स्टूडेंट्स आप इन फैक्टर्स को, इन इंटरेस्ट रेट्स को ज़रूर जो है अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें यही आइडियाज़ को रीइंफोर्स किया गया है और बताया गया है कैसे कुछ वेरिएबल्स गिवन हो तो कैसे आप रिमेनिंग वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एन या आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई विल लीव दैट एग्जांपल्स टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट विद मी। और हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसमें जो ऑड क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं सारे के सारे। वो 9 क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपकी असाइनमेंट है, राइट। तो इस सेक्शन की असाइनमेंट ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके ऑड क्वेश्चंस करने हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो हम सेशन करेंगे तो उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई। थैंक यू वेरी मच।